हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका नविक अकेडमी में। राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया कि नए सिरे से वापस से अपन ने राजस्थान ज्योग्राफी शुरू की है। उसमें अपनी एक क्लास हो चुकी थी राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश, वो अपन ने लाइव ली थी। ठीक है, आज दूसरी क्लास है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स है जो आज अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, आज अपना जो मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने सेशन की ओर। मैंने आपको बताया था कि आप जो पढ़ रहे हो राजस्थान ज्योग्राफी, जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, वो राजस्थान में आरपीएससी और अध्ययन बोर्ड दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। प्रमाणिक सोर्स से राजस्थान अध्ययन और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें यहाँ पे कवर की गई है, ताकि आपको वहां से ज़्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश में अपन ने पढ़ लिया था जो वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण उन्होंने बताया था कि व्यक्तिगत वर्गीकरण क्या है। ठीक है, उच्च आवाज के आधार पर वर्गीकरण क्या है। बिना समय बर्बाद किए आगे चलते हैं। भौगोलिक प्रदेश, चार प्रकार के सामान्यतः भौगोलिक प्रदेश होते हैं राजस्थान में। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को या राजस्थान को भौतिक दृष्टि से सामान्यतः चार भागों में बांटा है। मैंने वो चार भाग बताए थे आपको। हाड़ौती का पठार है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये चार भाग है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। ठीक है, ये चार भौतिक प्रदेश है राजस्थान के। सामान्यतः इन चार भागों में बांटा गया है। अब इनके बारे में अपन डिटेल से देखने वाले हैं आगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि राजस्थान का पहला भौगोलिक प्रदेश है। अरावली के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में ये इसका विस्तार है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको, अरावली के पश्चिम में ये अरावली पर्वतमाला है। इसके या तो पश्चिम में होगा या उत्तर पश्चिम में होगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन आपसे या फिर स्टेटमेंट आपसे आरपीएससी पूछ लेगा कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो अरावली के पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब वो आपको एग्जाम में देगा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अरावली के केवल पश्चिम में स्थित है, तो गलत हो जाएगा। ये जो भाग है उत्तर पश्चिम वाला, ये भी अरावली का जो है, अरावली के उत्तर पश्चिम में आता है, वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, वो आपसे गलत करवा सकता है। तो अरावली के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार है, याद रखना है। क्षेत्रफल की बात करें तो जो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है याद रखना। इसका कुल क्षेत्रफल राजस्थान में कितना है आपके है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान में है। ठीक है, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान में है, याद रखना। इसको दो भागों में बांटेंगे अपन आगे पढ़ के। जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 रेडियन उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 रेडियन पूर्वी देशांतर से क्या है आपके 69 डिग्री, ये जो आपका देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 रेडियन पूर्वी देशांतर से, जो आपके यहाँ पे है आपके 70 डिग्री 45 रेडियन पूर्वी देशांतर। ये आपका देशांतरीय विस्तार है, याद रखना। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की नहीं, केवल मरुस्थल की। तो मरुस्थल आपके 69 डिग्री 30 रेडियन से 70 डिग्री 45 रेडियन तक है। ये एग्जाम में आ सकता है, नया पैटर्न है, हो सकता है यहाँ से आरपीएससी पूछ ले, क्योंकि अपन लोग इनको पढ़ के नहीं जाते। ठीक है, उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, समझ में आई आपकी बात। तो माना कि यहाँ 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री 45 रेडियन उत्तरी अक्षांश तक कितना है 70 डिग्री 45 रेडियन उत्तरी अक्षांश तक। तो ये इसका उत्तरी विस्तार है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश कितना है 25 डिग्री से 70 डिग्री। ये याद रखना भाई, सॉरी माफ करना, ये जो 25 से 30 डिग्री मैंने गलत लिख दिया, माफ करना, 30 डिग्री 12 रेडियन। ठीक है, तो याद रखना है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 रेडियन उसका उत्तरी विस्तार है, उत्तरी अक्षांश से विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार भी आपको याद रखना है। यहां से अभी तक प्रश्न पूछा नहीं गया है, आगामी एग्जाम्स में आ सकता है, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है नए नए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 61% क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो आपका ये जैसे ये अरावली है, तो इसका जो पश्चिमी भाग है या उत्तर पश्चिमी भाग है वो किस में आएगा आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आएगा। तो जैसा कि इसमें बताया गया कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये कुल क्षेत्रफल का 61% है। राजस्थान का जितना भी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 61% भाग किस में आएगा आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आएगा। और यहाँ राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये दो बातें याद रखना, क्षेत्रफल 61% है और जनसंख्या 40% है। ये प्रश्न पहले भी बहुत बार काफी बार पूछा जा चुका है आरपीएससी और अध्ययन बोर्ड दोनों ही द्वारा, तो ये दोनों को याद रखना। ठीक है,
उसके बाद में कुल जनसंख्या का 40% अपन ने देख लिया। अब लंबाई की बात करें, ये जो लंबाई है, ठीक है, ये इस तरह लंबाई है इसकी। कैसे है, आपका जो जो मरुस्थल का विस्तार है, मरुस्थल का विस्तार किस तरफ हो रहा है, अधिकतर उत्तर पूर्व की ओर मरुस्थल बढ़ रहा है। मरुस्थल मरुस्थल का मार्च उसे बोला जाता है। क्या किसे कहेंगे, मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का आपके जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना, ये जो दिशा है ये किसकी है, मरुस्थल के मार्च की दिशा है। तो इसमें याद रखना जो मरुस्थल की लंबाई है वो है 640 किलोमीटर। इस तरह अपन इसकी लंबाई नापेंगे, ठीक है। 640 किलोमीटर कुल मरुस्थल की लंबाई है। चौड़ाई है 300 किलोमीटर। इस तरह अगर मापे तो 300 किलोमीटर की चौड़ाई में ये विस्तृत है। ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 200 से 300 मीटर ऊंचा है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो संपूर्ण क्षेत्रफल है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, ये समुद्र तल से कितना है, 200 से 300 मीटर ऊंचा है। याद रखना भाई इसको, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। तो 200 से 300 मीटर ऊंचा है, 300 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है ना, और 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखना, यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। उसके बाद में आगे देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि अरावली का जो पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा है, आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अभी बताया आपको मैंने। तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, एक है आपका शुष्क मरुस्थल और दूसरा है आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल। अरावली के जस्ट पश्चिम में कौन सा भाग है, आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल है। ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसे बांगर भी कहा जाता है, बांगर प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आ चुका है, वन लाइनर प्रश्न में आ जाएगा आपसे, ये पर स्टेटमेंट में पूछ लेंगे कि शुष्क मरुस्थल को बांगर कहा जाता है, शुष्क मरुस्थल को बांगर कहा जाता है। इस तरह प्रश्न आएगा एग्जाम में, आप सोचोगे कि यार पढ़ा तो है, सही है, गलत हो जाएगा। शुष्क मरुस्थल को राठी कहा जाता है, लेकिन अर्ध शुष्क मरुस्थल को बांगर कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, अर्ध शुष्क मरुस्थल को बांगर कहा जाएगा, शुष्क मरुस्थल को नहीं, याद रखना है इसको। इसके बाद में आप यदि देखोगे शुष्क मरुस्थल जो कि 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ एक जगह है सम सम जैसलमेर में, यहाँ ऐसा माना जाता है कि 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। लेकिन ये जो समवर्षा रेखा है ये कौन सी है, 25 डिग्री समवर्षा रेखा। कौन सी समवर्षा रेखा है, 25 डिग्री समवर्षा रेखा है। तो 25 डिग्री समवर्षा रेखा आपके जो मरुस्थल है, मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, ठीक है, याद रखना है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है आपके जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। कैसे बांटती है, एक तरफ हो जाएगा आपके शुष्क मरुस्थल और दूसरी तरफ आ जाएगा आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। इनको याद रखना, शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से 0 सेंटीमीटर के मध्य में है और अर्ध शुष्क मरुस्थल आपके अरावली से और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्षेत्र के मध्य में है। अरावली के ऊपर से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है, इस बात को याद रखना, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है। अरावली के ऊपर से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है, इस बात को याद रखना भैया, ठीक है। अरावली के ऊपर से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य में आपका जो बांगर प्रदेश है, ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो आपके स्थित है, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर से आपके जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर मान लो या 0 सेंटीमीटर वर्षा मान लो, वहां क्या है आपके शुष्क मरुस्थल है ना, याद रखना है इन दोनों को। क्षेत्रफल की बात करें तो शुष्क मरुस्थल का क्षेत्रफल है 1 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, जो क्षेत्र कितना है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर में है, जबकि ये कितना है, 75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये याद रखना, ये 75,000 वर्ग किलोमीटर में है आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसे बांगर कहा जाता है ना, ये चीजें याद रखना भाई। उसके बाद में आगे चलते हैं, पहले अपने मरुस्थल को दो भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब अपन पहले पढ़ेंगे रेतीला शुष्क मैदान या शुष्क मरुस्थल। अब रेतीला शुष्क मैदान या शुष्क मरुस्थल है, इसे भी दो भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त, ठीक है। इसमें देखिए अगर अपन एक बार मैप में, तो ये जो आपका शुष्क मरुस्थल है अपन पहले इसको पढ़ रहे हैं, तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग है, एक है आपके बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है, जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और दूसरा जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। इस तरह शुष्क मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं, एक बार उनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रफल है, इसका मतलब जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो क्षेत्रफल कितना है, 58.5% है। कितना है, 58.5% है। वह क्षेत्र जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं कितना है, 58.5%। ऐसा मत सोचना कि प्रतिशत है, नहीं पूछेंगे, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, पूछा हुआ है कि कितना प्रतिशत है, 58.5% है, याद रखना। अर्घ, ये भी पूछा हुआ कि अर्घ मरुस्थल क्या होता है, ठीक है, तो याद रखना अर्घ मरुस्थल किसे कहेंगे, रेतीले मरुस्थल को ही अर्घ मरुस्थल कहा जाता है। रेतीला मरुस्थल होता है, ठीक है, तो उसे ही आपके अर्घ मरुस्थल कहा जाता है। तो जो बालू का स्तूप किससे बनेंगे, बालू का स्तूप पत्थर से तो नहीं बनेंगे, रेत से बालू का स्तूप बनते हैं। किससे बनते हैं,
रेत से बालू का स्तूप बनते हैं। तो जो रेतीला मरुस्थल है उसे आपके अर्ग मरुस्थल भी कहा जाता है, ये याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सर्वाधिक जो अर्ग मरुस्थल है या सर्वाधिक बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्रफल है वो कहाँ है, आपके जैसलमेर में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाएंगे, जोधपुर में। दो अलग अलग बातें हैं, सेम मत समझना। एक है कि सर्वाधिक बालू का स्तूप, सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, कि सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाएंगे, आपके जैसलमेर में। लेकिन सभी प्रकार के बालू का स्तूप, जैसे बरखान, अनुप्रस्थ, अनुधैर्य, जितने भी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रकार के बालू का स्तूप आपके जोधपुर में पाए जाते हैं। ये बात याद रखना, समझने की बात है कि सर्वाधिक बालू का स्तूप आपके जैसलमेर में पाए जाएंगे और सभी प्रकार के बालू का स्तूप, इसका मतलब क्या हुआ कि बालू का स्तूपों के बहुत सारे अन्य प्रकार कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं। इस बात को याद रखना, सर्वाधिक याद रखना है, 58.5% भी याद रखना है ना, बाद में अपन पढ़ेंगे एक एक बालू का स्तूप के बारे में। दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रफल, इसका मतलब मुक्त का मतलब जहां नहीं है, जहां बालू का स्तूप नहीं बनते, नहीं पाए जाते, है ना। तो ऐसा क्षेत्रफल कितना है, 41.5% ऐसा क्षेत्र है जहां बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, मरुस्थल में ही अगर अपन डिवाइड करें तो, है ना। इसे बोल देते हैं हमादा। हमादा क्या होता है, अर्ग क्या होता है, अर्ग मैंने बताया कि रेतीला मरुस्थल अर्ग कहलाता है, अर्ग मरुस्थल रेतीला मरुस्थल होता है। हमादा होता है पथरीला मरुस्थल, पत्थर जैसी संरचनाएं पाई जाती है, वहां की जमीन उपजाऊ नहीं होती, ना वहां रेत पाई जाती, कंकरी मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे कंकड़ मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, ठीक है। तो पत्थरों के कारण उस भूमि का कोई भी यूज नहीं हो सकता, है ना। सर्वाधिक चट्टाने वहां कौन सी पाई जाती है, अब सादी चट्टाने वहां पाई जाती है, तो उसके कारण वो भूमि है जो अनुपजाऊ रहती है, किसी काम में नहीं आती। हमादा मरुस्थल होता है क्योंकि रेत भी नहीं पाई जाती, तो इसे पथरीला मरुस्थल को हमादा मरुस्थल कहा जाता है। और इस तरह का मरुस्थल आपके सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। सर्वाधिक अर्ग मरुस्थल जैसलमेर में है, सर्वाधिक आपके जो हमादा मरुस्थल है वो कहाँ है, वो भी जैसलमेर में है। ये दो बातें हैं, दोनों याद रखना, सर्वाधिक अर्ग मरुस्थल जैसलमेर में है, सर्वाधिक आपके हमादा मरुस्थल जैसलमेर में है, ठीक है। और आपके जो सर्वाधिक बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रफल है वो कहाँ है, आपके जैसलमेर में है ना। ये परसेंटेज जरूर याद रखना, बालू का स्तूप युक्त का 58.5% है और बालू का स्तूप मुक्त का है आपके 41.5%, ठीक है। अब है बालू का स्तूपों के प्रकार। बालू का स्तूपों के प्रकार कौन कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, देखिए एक बार ध्यान से वापस से समझना। अपन ने कुछ चीजें देखी है, अपन ने देखे राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेश है ना। ये है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, है ना, अभी तक ये देखा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश देखा है अपन ने। उसके बाद में देखा है ये है अरावली प्रदेश, है ना, दूसरा प्रदेश कौन सा है, अरावली प्रदेश। फिर देखा है हाड़ौती प्रदेश और बीच में है एक आपका पूर्वी मैदान, है ना, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये 4 भौगोलिक प्रदेश है राजस्थान के। अपन बात कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। ये है आपका शुष्क मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल। बचा कुचा भाग है आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल, है ना। मैंने इसमें आपको बताया कि 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा से 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के मध्य में आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल है ना, और 25 सेंटीमीटर से 0 सेंटीमीटर के मध्य में आपका शुष्क मरुस्थल है, इस बात को याद रखना। अब अपन बात कर रहे थे शुष्क मरुस्थल के बारे में, है ना, अर्ध शुष्क मरुस्थल अपन बाद में देख लेंगे। अब बात कर रहे हैं शुष्क मरुस्थल के बारे में। तो शुष्क मरुस्थल में मैंने आपको बताया 2 प्रकार का है, जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा है, जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं और जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, ठीक है। जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो कितना है, 58.5% क्षेत्रफल है, इसे अर्ग मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते वो कितना है, 41.5% है, और यह है हमादा मरुस्थल पाया जाता है, अब सादी चट्टाने पाई जाती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका। तो अब जो बालू का स्तूप युक्त है या बालू का स्तूप मुक्त है, सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में। अब मैंने बोला कि अपन बालू का स्तूपों की बात करेंगे, ये अपन ने पढ़ लिया, हमादा है बस, कितना है, जैसलमेर में सर्वाधिक पाया जाता है, अब सादी चट्टाने पाई जाती है। उसके बाद में बालू का स्तूपों के प्रकार अपन एक बार देख लेते हैं। यहां से आपका प्रश्न आता है बालू का स्तूपों के प्रकार से। तो बालू का स्तूपों के प्रकार में जो सबसे महत्वपूर्ण बालू का स्तूप है आपके, वो कौन सा है, तो याद रखना सबसे महत्वपूर्ण बालू का स्तूप होता है बरखान बालू का स्तूप। कौन सा है, बरखान बालू का स्तूप सबसे महत्वपूर्ण बालू का स्तूप है। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि सर्वाधिक मरुस्थलीकरण में इसका योगदान है ना। जो मरुस्थल बढ़ता है, मरुस्थल का जो मार्च हो रहा है, मरुस्थल आपके उत्तर पूर्व की ओर जो बढ़ रहा है दिशा में, हरियाणा की तरफ, तो उसमें सर्वाधिक योगदान कौन से बालू का स्तूप का है, आपके बरखान बालू का स्तूप का है, ठीक है। चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है, बरखान बालू का स्तूप क्या होता है, एक बार आपको मैप में दिखा देता हूं मैं।
जैसे ये बरखान बालू का स्तूप है, ठीक है। दोनों संरचनाएं, दोनों जो कोण है बाहर निकल रहे हैं, ये बरखान बालू का स्तूप है आपके। कौन सा है? बरखान बालू का स्तूप, ठीक है। बरखान बालू का स्तूप, इसकी जो चौड़ाई है आपके 100 से 200 मीटर चौड़ाई होती है। कितनी होती है? 100 से 200 मीटर ये चौड़े होते हैं, याद रखना भाई। 10 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं, 10 से 20 मीटर ये ऊंचे होते हैं, ये बात याद रखना। 10 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं, 100 से 200 मीटर चौड़ाई वाले बरखान बालू का स्तूप। ये संरचना कैसी है? ये संरचना है आपके अर्धचंद्राकार। कैसी संरचना है? अर्धचंद्राकार संरचना है। तो याद रखना, बरखान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार संरचना लिए होते हैं, है ना। अर्धचंद्राकार संरचना होती है, दोनों किनारे आगे निकले होते हैं। देख लीजिए, ये दोनों किनारे, एक तो होगा कि भाई ये हो गया, है ना, नॉर्मल हो गया, या फिर आपका ये ऐसे हो गया, ये हो गया अर्धचंद्राकार। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो दोनों संरचनाएं हैं वो आगे निकली हुई है। अर्धचंद्राकार संरचना है, लेकिन दोनों किनारे आगे निकले हुए हैं, याद रखना। इसे स्थानांतरित या गतिशील बालू का स्तूप भी कहा जाता है। इसका मतलब ये गतिशील बालू का स्तूप है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, परिवर्तनशील है ना। पवनमुखी ढाल इसकी उत्तल होती है। पवनमुखी मतलब जिधर से पवन आएगी, ठीक है। जैसे माना कि इधर से पवन आई तो ढाल कौन सा हो जाएगा? आपके उत्तल ढाल हो जाएगा, ठीक है। तो जिधर से पवन आती है मतलब पवनमुखी ढाल, है ना। जिधर से पवन आई, जैसे यहाँ से आपके पवन है, ये पवन आ रही है और ये किनारा है, तो ये किनारा कौन सा हो जाएगा? आपके उत्तल ढाल हो जाएगा, ठीक है। और जिधर पवन नहीं आ रही वो कौन सा हो जाएगा? अवतल ढाल। पवन के विरोधी वाला ढाल कौन सा हो जाएगा? अवतल ढाल। पवन विमुखी, पवन विमुखी मतलब पवन के उल्टा, पवन के दूसरी तरफ का, जिधर से हवा आ रही है उसके जैसे इधर से यदि हवा आती है, यहां से हवा आ रही है, तो ये जो ढाल है वो कौन सा ढाल है आपके? ये ढाल है आपके उत्तल ढाल है। लेकिन जिधर से हवा नहीं आ रही, ठीक है, वो कौन सा ढाल है? अवतल ढाल है। इस बात को याद रखना। ये दोनों चीजें एग्जाम में आ चुकी है, आरपीएससी ने पूछा हुआ है। सर्वाधिक बरखान बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी में। अब ये पढ़ते रहे अपन की सर्वाधिक जो आपके बरखान बालू का स्तूप है वो शेखावाटी में पाए जाते हैं, लेकिन चूरू में पाए जाते हैं। शेखावाटी की बात करें तो सर्वाधिक चूरू में पाए जाते हैं। अब चूरू की भी बात करें तो सर्वाधिक पाए जाते हैं भालेरी गांव में। भालेरी गांव चूरू में है, वहां सर्वाधिक इस तरह के बरखान देखे जाते हैं, बरखान बालू का स्तूप देखे जाते हैं। एक जगह है रतनगढ़, चूरू में, रतनगढ़ में भी आपके जो बरखान बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद में स्थान आता है सूरतगढ़ श्री गंगानगर का, यहाँ भी आपके बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। फिर है जायल, जायल आपके नागौर में है। ओसिया जोधपुर में है। लूणकरणसर बीकानेर में। इस जगह पर, इन जगहों पर आपके बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं, याद रखना भाई, यहाँ से आपके प्रश्न आएगा, ठीक है। बरखान से आपके प्रश्न आते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बालू का स्तूप है, वापस देख लीजिए। 100 से 200 मीटर इसकी चौड़ाई है, 10 से 20 मीटर की इनकी ऊंचाई होती है। बरखान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार होते हैं, लेकिन दोनों किनारे बाहर की ओर निकले होते हैं। जिधर से हवा आती है वो ढाल कौन सा है? उत्तल ढाल है। और हवा के विपरीत ढाल कौन सा है? अवतल ढाल है, ठीक है। उन्हें याद रखना। जो आपके सर्वाधिक बालू का स्तूप है, जो बरखान बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? आपके शेखावाटी में, शेखावाटी के चूरू में पाए जाते हैं। चूरू की बात करें तो भालेरी गांव में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और अन्य जगह कौन कौन सी है? रतनगढ़ चूरू है, सूरतगढ़ गंगानगर है, ओसिया जोधपुर है, लूणकरणसर बीकानेर है, जायल नागौर है। यहाँ आपके बरखान बालू का स्तूप पाया जाता है, ये याद रखना। अर्धचंद्राकार संरचना लिए होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन से है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा के समकोण पर निर्मित होते हैं। पवन की दिशा के समकोण पर निर्मित होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये, जैसे इधर से हवा आई तो यहाँ कौन से है? समकोण मतलब 90 डिग्री पर। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पर। तो पवन की दिशा के समकोण पर स्थित होते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप स्थिर बालू का स्तूप है, बिल्कुल गति नहीं करते। स्थिर बालू का स्तूप कौन से है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। गतिशील कौन से है आपके? तो याद रखना, गतिशील में आपके वरखान है ना। विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक बीकानेर में पाया जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, याद रखना। सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बीकानेर में पाया जाता है। उसके बाद में है रावतसर हनुमानगढ़। उसके बाद में है गंगानगर और चूरू, यहाँ पाए जाते हैं आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। याद रखना, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप कौन से कहलाते हैं? तो आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपके, क्योंकि बालू का स्तूप से अभी जो अधीनस्थ बोर्ड ने कुछ एग्जाम्स लिए थे वहां पूछा था आपके कि नदी बेसिनों में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। नदी बेसिनों में, नदी बेसिनों में पाए जाने वाले, नदी बेसिनों में पाए जाने वाले बालू का स्तूप है, ये प्रश्न आया हुआ है ना। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे दिए थे उन्होंने कि बरखान हो गया, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हो गया, सब्रकाम्पिस हो गया,
ठीक है, ये आपके अनुदैर्ध्य हो गया। तो इस तरह के 4 ऑप्शन दिए थे उन्होंने, ये प्रश्न आया हुआ था कि नदी बेसिनों में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे इसको। तो याद रखना, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं, ये स्थिर बालू का स्तूप है ना, पवन की दिशा के समकोण पर स्थित होते हैं। उसके बाद में है पैराबोलिक या फिर परवलयाकार बालू का स्तूप, ठीक है, जैसे आपके हेयर पिन होती है, हेयर पिन कुछ इस तरह होती है आपके, है ना, कुछ इस तरह आपकी हेयर पिन दिखाई देती है, ठीक है। तो हेयर पिन की आकृति में कौन से है आपके पैराबोलिक बालू का स्तूप, जो कि बरखान के विपरीत दिशा में होते हैं। बरखान के विपरीत दिशा, इसका मतलब क्या है भाई, बरखान के विपरीत दिशा का मतलब क्या है, बरखान का विपरीत दिशा में होता है, बरखान के विपरीत दिशा वाला ये भी प्रश्न आ चुका है आपके। तो पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप बरखान के विपरीत दिशा में होता है, इस बात को याद रखना। पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप बरखान के विपरीत दिशा में होता है, इस बात को याद रखना। यहां से आपका प्रश्न आएगा, हेयर पिन की आकृति, हेयर पिन जैसी आकृति में कौन से होते हैं, पैराबोलिक होते हैं, है ना। स्थानीय चक्रवातों से इनका निर्माण होता है, सभी मरुस्थलीय जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है, फिर भी सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे, गंगानगर में, सीकर में और झुंझुनू में, ये बात समझना। पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप, पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप, ध्यान से समझना। हेयर पिन की आकृति, हेयर पिन की आकृति, जो महिलाएं हेयर पिन लगाती है बालों में, उसकी आकृति कौन से लिए होता है, पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप। दूसरी बात क्या है, ये बरखान के विपरीत होता है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि ये बरखान के विपरीत होते हैं। स्थानीय चक्रवातों से इसका निर्माण होता है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि सभी मरुस्थलीय जिलों में इनका विस्तार है, सभी मरुस्थलीय जिलों में इनका विस्तार पाया जाता है पैराबोलिक का, ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, है ना। याद रखना, श्रीगंगानगर, सीकर, झुंझुनू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद में है समानांतर बालू का स्तूप या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या समानांतर बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं। पवनानुवर्ती मतलब पवन के अनुदिश, ठीक है, पवन की दिशा के समांतर बनते हैं ये, जैसे पवन चल रही है ये, ठीक है, ये पवन की दिशा है, तो इनकी दिशा में ही बन जाते हैं, है ना। यहाँ बन गए आपके बालू का स्तूप, ठीक है, ये पवन की दिशा है, यहाँ बालू का स्तूप बन गए, है ना, यहाँ आपके बालू का स्तूप बन गए, तो पवन की दिशा में ही बन गए, पवन की दिशा के अनुवर्ती दिशा में ही बन गए, समानांतर बालू का स्तूप कहलाते हैं। वायु के समानांतर प्रवाह से इनका निर्माण होता है। इन बालू का स्तूप पर वनस्पति पाई जाती है, ये जो समानांतर बालू का स्तूप होते हैं, ठीक है, जैसे ये पवन चल रही है, यहाँ बालू का स्तूप है, अब यहाँ वनस्पति का विकास हो गया, ठीक है। तो निम्न में से किस प्रकार के बालू का स्तूपों पर तुलनात्मक रूप से अधिक वनस्पति पाई जाती है, तो याद रखना वो कौन से है आपके, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या समानांतर बालू का स्तूप, है ना। नदी बेसिनों पर पाए जाने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं, यही है आपके अनुदैर्घ्य समानांतर बालू का स्तूप, जैसे लूनी, जवाई, घग्गर नदी, जो पश्चिमी राजस्थान की तीनों नदियां महत्वपूर्ण नदियां हैं, तो इनके बेसिनों में, ठीक है। अब आपकी जो आपके पाए जाते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, ये नदी बेसिनों में पाए जाते हैं। इस तरह का प्रश्न पहले आ चुका है कि लूनी नदी या जवाई नदी के बेसिनों में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना इसको, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप को याद रखना, यहाँ से प्रश्न आएगा। ये भी महत्वपूर्ण नया पॉइंट है कि इन बालू का स्तूपों पर वनस्पति का विकास अधिक होता है तुलनात्मक रूप से, और वायु के समानांतर प्रवाह से इनका निर्माण होता है। इन्हें पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं, पवन के अनुवर्ती दिशा में इनका निर्माण होता है। विस्तार की बात करें तो जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में इनका विस्तार है, रामगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में भी ये पाए जाते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, याद रखना भाई, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, नदी बेसिनों में पाए जाने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं, तो अनुदैर्घ्य या समानांतर बालू का स्तूप। उसके बाद में है तारानुमा बालू का स्तूप, कौन सा है, तारानुमा बालू का स्तूप, है ना। तारानुमा नाम से पता चल रहा है ना, कि तारे की शेप में जो बालू का स्तूप पाए जाएंगे आपके, ठीक है, जो तारे की शेप में बालू का स्तूप पाए जाएंगे वो तारानुमा बालू का स्तूप होते हैं। अनियमित हवाओं से इनका निर्माण होता है, भाई यदि हवा इस तरह से आ रही है तो यहाँ केवल आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बन जाएगा, है ना। यदि हवा के समानांतर बन गया तो आपके समानांतर बालू का स्तूप बन जाएगा, लेकिन हवा इधर से भी आई, हवा उधर से भी आई, उधर से भी आई और उधर से भी आई, तो संरचना चारों दिशाओं में फैल जाएगी, इसका मतलब आपके तारानुमा बालू का स्तूप बन जाएगा, तारानुमा बालू का स्तूप बन जाएगा, ठीक है। अनेक भुजाएं, भाई एक भुजा है, इसका मतलब एक दिशा से हवा आ रही है, और चारों तरफ उसकी अगर भुजाएं बन गई, इसका मतलब काफी दिशाओं से उसमें हवा आ रही है, ठीक है। तो याद रखना, इसमें अनेक भुजाएं पाई जाती है, अनियमित हवाओं के कारण इसका निर्माण होता है। इनकी ऊंचाई होती है 10 से 25 मीटर, कितनी होती है, 10 से 25 मीटर। तो याद रखना 10 से 25 मीटर ये ऊंचे होते हैं, है ना, 10 से 25 मीटर ऊंचे होते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। सर्वाधिक पाए जाते हैं सोहनगढ़, पोखरन आपके जैसलमेर में है, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में, है ना। सूरतगढ़ में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप, है ना। सोहनगढ़ और पोखरण कहाँ है आपके,
जैसलमेर में है, यहाँ कौन से बालू का स्तूप पाए जाएंगे? तो याद रखना यहाँ आपके तारानुमा बालू का स्तूप पाए जाएंगे। ऐसा बालू का स्तूप जिसमें अनेक भुजाएं होती है, कौन सा है? तारानुमा बालू का स्तूप है। अनियमित हवाओं के कारण बनता है, तारानुमा बालू का स्तूप है। उसके बाद में है अवरोधी बालू का स्तूप। नाम से पता चल रहा है अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी मतलब जैसे ये हवा चल रही है ना, ये पवन है, हवा चल रही है, अब कोई अवरोध आ गया है ना, कोई अवरोध आ गया। अब अवरोध क्या आएगा? कोई हवा चल रही है, हवा बह रही है, तो उसके अवरोध में क्या आएगा? या वनस्पति आएगी, जंगल आएंगे, या आपके पहाड़ पर्वत आएंगे। ठीक है, तो अवरोध किस रूप में होंगे? अवरोध होंगे पेड़ पौधों के रूप में, वनस्पति या झाड़ियों के रूप में। भाई अवरोध किसके रूप में होंगे? झाड़ियों के रूप में होंगे, पेड़ पौधों के रूप में होंगे, या आपके पर्वत पहाड़ियों के रूप में आपके अवरोध होते हैं। ठीक है, तो हवा बह रही है, बीच में कोई पहाड़ आ गया, तो हवा आपके पश्चिमी राजस्थान से हवा आई। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये आपका अरावली है ना, ये आपका अरावली है। अब हवा आई आपके पश्चिम राजस्थान की तरफ से बहती हुई, अब हवा आई इधर से अरावली से टकराई और यहाँ आपके हवा रुक गई। इसका मतलब इधर से हवा आई है तो साथ में रेत लेके आएगी, रेत लेके आई, क्योंकि रेतीला मरुस्थल से हवा बह रही है ना। अब रेत लेके आई तो यहाँ से टकराई और हवा वहीं जम गई, और हवा के जमाव के कारण वहां क्या बन गए? बालू का स्तूप बन गए। अब बालू का स्तूप बन गए तो उस तरह के बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अवरोधी बालू का स्तूप कहलाएंगे। ठीक है, तो किसी अवरोध झाड़ी या पहाड़ी के कारण उत्पन्न रेत के जवाब से, ठीक है, रेत का जमाव हो जाएगा वहां पर, और जो बालू का स्तूप निर्मित होएगा उसे क्या बोलेंगे? अवरोधी बालू का स्तूप, है ना। सर्वाधिक विस्तार अजमेर में क्यों है? क्योंकि देखो अब अरावली के मध्य में देखोगे तो अजमेर है। ठीक है, यहाँ क्या है आपके? अजमेर है अरावली के मध्य में। यहाँ आपके नाग पहाड़ है अजमेर में, तो नाग पहाड़ एक अलग से हटा हुआ पहाड़ है, वहां पर हवा का जो प्रवाह होता है, वहां से टकराने के बाद में वहां आपके अवरोधी बालू का स्तूप सर्वाधिक देखे गए हैं। ठीक है, तो बूढ़ा पुष्कर है, सीकर की पहाड़ियां है, यहाँ आपके अवरोधी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नाग पहाड़, बूढ़ा पुष्कर, सीकर की पहाड़ियों में कौन से के पास में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? आपसे पूछेंगे तारानुमा, बरखान, सब्रकाम्पिस, या किस तरह के पाए जाएंगे? अवरोधी बालू का स्तूप। तो याद रखना अवरोधी बालू का स्तूप आपके अजमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि हवा के प्रवाह के अवरोध में आने के कारण, ठीक है, चट्टान या आपके झाड़ियों के अवरोध में आने के कारण वहां पर बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है। और वो कौन सा है? आपके बालू का स्तूप अवरोधी बालू का स्तूप है। ठीक है, सीप सीप बालू का स्तूप कौन से होते हैं? निर्माण होता है बरखान की एक भुजा का आगे की ओर विस्तार। जैसे मैंने आपको बताया था ये बरखान की भुजा है ना, ये बरखान की भुजा है, इसकी दोनों भुजाएं आगे बढ़ी होती है ना, आगे बढ़ी होती है। तो ये कौन सा है? आपके बरखान बालू का स्तूप है। लेकिन इसने बोला कि सीप बालू का स्तूप का निर्माण बरखान की एक भुजा के आगे निर्माण से, जैसे बरखान की दोनों भुजाएं यहां तक थी। ठीक है, ये क्या था? बरखान। लेकिन अब किसी हवा के अनियमित प्रवाह के कारण, है ना, हवा ने अपनी दिशा चेंज कर ली और ये वाली भुजा है वो और आगे बढ़ गई, तो अब ये इस तरह का हो गया। ठीक है, अर्धचंद्राकार तो था लेकिन एक भुजा आगे बढ़ गई, तो ये कौन सा बालू का स्तूप है? सीप बालू का स्तूप है। समझने की बात है कि बरखान बालू का स्तूप में दो भुजाएं होती है, दोनों आगे बढ़ी हुई होती है। ठीक है, जैसे ये दो भुजाएं है, दोनों आगे बढ़ रही है ना। लेकिन अब हवा का प्रभाव बदला और जो बरखान की एक सेप है यहां तक सी दूसरी सेप अब यहां से आपके ये आगे बढ़ गई, इस तरह हवा का प्रभाव हुआ तो ये आगे बढ़ गई। इसका मतलब कौन सा बालू का स्तूप बनेगा? बरखान सीप बालू का स्तूप बन जाएगा। बरखान की एक भुजा का आगे बढ़ना किस प्रकार का बालू का स्तूप का निर्माण करता है? सीप बालू का स्तूप का निर्माण करता है। ये समझने वाली बात है। ठीक है, यह है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का प्रकार है। सीप बालू का स्तूप आपके अनुप्रस्थ बालू का है, क्योंकि हवा का प्रवाह एक तरह से हो रहा है आपके जो 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि जैसे ये संरचना है, अब हवा इधर से यूं आएगी आपके एकदम से काटेगी इसको 90 डिग्री पे। ठीक है, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण होता है। ठीक है, विस्तार की बात करें तो चूरू, बीकानेर, जैसलमेर। याद रखना सीप बालू का स्तूप का विस्तार है आपके चूरू में, बीकानेर में और जैसलमेर में। इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि बरखान की एक भुजा के आगे बढ़ने से किस प्रकार के बालू का स्तूप का निर्माण होगा? तो आपको याद रखना है सीप बालू का स्तूप का निर्माण होता है। उसके बाद में है सब्रकाम्पिस या नेबका। क्या है आपके? सब्रकाम्पिस या नेबका। ठीक है, तो इसमें समझना है आपको सब्रकाम्पिस क्या होता है। बालू का स्तूप है, छोटी छोटी झाड़ियों के पास में निर्मित होते हैं। जैसे ये छोटी छोटी कोई झाड़ी है यहाँ पे, है ना, ये झाड़ी है, इनका गुच्छा है यहाँ पे, हवा चली और हवा चली तो मिट्टी आई, है ना, तो यहाँ आपके बालू का स्तूप बन गया। इधर से हवा चली तो यहाँ बालू का स्तूप बन गया। तो इस तरह के छोटे छोटे बालू का स्तूप होते हैं, उन्हें सब्रकाम्पिस कहते हैं ना। छोटी छोटी झाड़ियों के पास निर्मित जो बालू का स्तूप है उन्हें आपके सब्रकाम्पिस कहते हैं। सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं, बीकानेर में है, बाड़मेर में है और आपके जोधपुर में पाए जाते हैं। बस
सब्रकाम्पिस में इतना याद रखना, इसको नेबखा भी कहा जाता है। इसका मतलब नेबखा मतलब छोटी छोटी झाड़ियों के पास निर्मित बालू का स्तूप को नेबखा कहेंगे, सब्रकाम्पिस कहेंगे। ये जो शब्दावली है थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नेबखा वगैरह पूछा हुआ है ना। जैसे कोई झाड़ी है ना, ये झाड़ी है, अब यहाँ से पवन आई आपके, ये पवन की दिशा है ना, टकरा कर यहाँ आपके बालू का स्तूप बन गया। क्या बन गया? बालू का स्तूप बन गया। तो ये बालू का स्तूप क्या कहलाता है? ये नेबका या सब्रकाम्पिस कहलाता है। अब है नेटवर्क बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप है? नेटवर्क। तो नाम से पता चल रहा है कई, ये गलत लिख दिया, ठीक है, बालू नहीं है, बालू का है। क्या है आपके? बालू का। कई बालू का स्तूपों के आपस में मिलने से, कई बालू का स्तूपों के आपस में मिलने से नेटवर्क बालू का स्तूप का निर्माण होता है। ठीक है, कई बालू का स्तूप के आपस में मिलने से। लूनेट, ये शब्द है, याद रखना। झीलों के किनारे निर्मित नव चंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? लूनेट कहलाते हैं। ये जो लूनेट है ना, ये लूनेट मिलता जुलता है आपके नेबखा से। ठीक है, जैसे झीलों के पास में मिट्टी आई और मिट्टी वहां पर अर्धचंद्राकार शेप में, ये जो नवचंद्राकार संरचना है ना, नवचंद्राकार संरचना, ये एक्चुअली अर्धचंद्राकार संरचना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बालू का स्तूप बनेंगे ये सर्वाधिक बीकानेर में बनते हैं। याद रखना, लूनेट बालू का स्तूप, ये नया शब्द है, आ सकता है एग्जाम में। झीलों के किनारे निर्मित नवचंद्राकार या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कौन से होते हैं? लूनेट होते हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कौन से होते हैं? लूनेट होते हैं। ये याद रखना भाई, झीलों के किनारे विकसित अर्धचंद्राकार या नवचंद्राकार बालू का स्तूप लूनेट होते हैं, सर्वाधिक बीकानेर में। महत्वपूर्ण हो जाता है। स्थिर बालू का स्तूप है। और कौन सा देखा था अपन ने स्थिर बालू का स्तूप? तो पहले एक और देखा था अपन ने कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप स्थिर बालू का स्तूप होता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप स्थिर बालू का स्तूप होता है। लूनेट स्थिर बालू का स्तूप है। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बीकानेर में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, बीकानेर में सर्वाधिक पाया जाता है, इस बात को याद रखना। लूनेट याद रखना। नेबखा, ये जो शब्द है याद रखना, छोटी छोटी पहाड़ियों के पास में निर्मित बालू का स्तूप नेबखा या सब्रकाम्पिस कहलाते हैं। उसके बाद में है अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगर प्रदेश। मरुस्थल को दो भागों में बांटा है ना। यहाँ जो अरावली है, इसके बाद में जो पश्चिमी भाग है, जैसे अगर यहाँ से आप दो भाग बांट देते हो तो ये है आपका शुष्क शुष्क मरुस्थल है ना। तो शुष्क मरुस्थल में क्या देखा? एक है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है ना। ये जो क्षेत्र कौन सा है? ये अर्धशुष्क मरुस्थल है ना। अब इसको दो भागों में बांटा, एक है आपके बालू का स्तूप युक्त, अपने बालू का स्तूप पढ़ लिया अभी। उसके बाद में जो मध्य वाला भाग है, ठीक है, यहाँ आपके 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है ना, 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। और इससे और अरावली के मध्य में जो भाग है वो कौन सा है? आपके बांगर प्रदेश है या फिर अर्धशुष्क मरुस्थल है। ठीक है, 25 से 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के मध्य का भाग कौन सा है? अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है। इस बात को याद रखना। अरावली से 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के मध्य में बांगर प्रदेश है, ये संपूर्ण अर्धशुष्क मरुस्थल है। अब इसको चार उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? गग्घर का मैदान है, शेखावाटी की निम्न भूमि है, नागौरी उच्च भूमि है और गौड़वाड़ बेसिन है ना। ये चार उपभाग है। एक्चुअल में प्रश्न आ जाता है कभी कभी है ना, कोई टिपिकल प्रश्न नहीं होता, कभी कभार वन लाइनर में पूछ लिया जाता है। जैसे अभी रीट का पेपर लगा था, वहां पूछा था कि डग गंगाधर उच्च भूमि किस क्षेत्र में आती है, किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है। तो सबको पता है कि डग गंगाधर उच्च भूमि कहाँ है आपके? ये है आपके झालावाड़ में है ना, पढ़ाया भी था आपको। तो झालावाड़ में है, इसका मतलब ये आपके हाड़ौती के पठार में जो चौथा भौगोलिक प्रदेश है वहां अपन पढ़ेंगे इसको, तो उसमें आती है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है आपके कि आपका जो नागौरी उच्च भूमि है ये किस प्रकार के भौगोलिक प्रदेश का भाग है? नागौरी उच्च भूमि। तो उच्च भूमि से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई अरावली कर दे, क्या है इसका? आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उपभाग है ना। चार उपभाग है, चारों के नाम याद रखना। गौड़वाड़ बेसिन या लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावाटी निम्न भूमि या शेखावाटी अंतः प्रवाह है ना, शेखावाटी अंतः प्रवाह भी इसे कहते हैं। और अगला है घग्घर का मैदान। ये चार उपभाग है, एक एक देखते हैं। घग्घर बेसिन, घग्घर बेसिन का विस्तार है गंगानगर हनुमानगढ़ में। घग्घर बेसिन का विस्तार कहाँ है आपके? गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्घर बेसिन का विस्तार है। ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़, यहाँ आपके घग्घर बेसिन का विस्तार है। उपजाऊ जलोढ़ नहीं है, जलोढ़ है ना, उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, क्योंकि यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है घग्घर बेसिन में, आपके पता है आपको कि सर्वाधिक चावल गेहूं, ठीक है, ये कहाँ पैदा करते हैं? कपास, ये कहाँ पैदा की जाती है? आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में इनकी खेती ज्यादा की जाती है ना। तो आपके जो उपजाऊ में जलोढ़ मैदान है। नाली, नाली क्या है? घग्घर नदी का प्रवाह क्षेत्र। गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्घर नदी के तल को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। याद रखना इस बात को। ठीक है, जो घग्घर नदी बहती है आपके, घग्घर नदी है ना, गंगानगर हनुमानगढ़, तो घग्घर नदी के प्रवाह क्षेत्र को या फिर घग्घर नदी के तल को गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है? आपके नाली कहा जाता है।
काठी या बग्गी, काठी या बग्गी कुछ नहीं है, इतना समझना, रेतीली मृदा है, सॉरी रेतीली नहीं, चिकनी मृदा है, माफ करना, चिकनी मृदा है। काठी या बग्गी उपजाऊ चिकनी मृदा है, ठीक है। जो घग्गर का मैदान है, घग्गर बेसिन है, वहां पर चिकनी मृदा पाई जाती है जो कि उपजाऊ होती है, उसे काठी या बग्गी कहते हैं। उपजाऊ होती है, यहाँ अच्छी खेती की जाती है, पैदावार की जाती है ना। घग्गर नदी का तल कौन सा है? नाली। ये बातें कंफ्यूज, इनमें कंफ्यूज मत होना। घग्गर बेसिन सिर्फ गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है, याद रखना, इसको नाली कहते हैं। और चिकनी मृदा पाई जाती है, उसे क्या कहेंगे? काठी या बग्गी कहते हैं। अब उपजाऊ जलोढ़ मैदान तो है, लेकिन इसके साथ साथ में लवणीय मृदा भी यहाँ पाई जाती है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ की जो मेन समस्या क्या है? सेम की समस्या, कि लवणीय मृदा का विस्तार अधिक हो जाता है, ठीक है। तो लवणीय मृदा है, जब अपन मृदा पढ़ेंगे वहां इसको पढ़ लेंगे। घग्गर बेसिन में उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, वहां आपके लवणीय मृदा भी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है शेखावाटी निम्न भूमि एवं अंतः प्रवाह क्षेत्र। निम्न भूमि समुद्र तल से औसतन कम ऊंचाई है ना। और अंतः प्रवाह क्षेत्र, इसका मतलब यहाँ अंतः प्रवाही नदियों का अधिक विकास है ना। अंतः प्रवाही नदियां अधिक पाई जाती है। अंतः प्रवाही नदियां कौन सी होती है? वे नदियां जो अपने उद्गम स्थल से समाप्ति स्थल तक नहीं पहुंचती और बीच में ही कहीं भी आपके समाप्त हो जाती है, कुछ दूरी पर चल के। नदियां जो उद्गमित होकर कुछ दूरी तय करते हुए समाप्त हो जाती है, कौन सी नदी कहलाती है? अंतः प्रवाही नदियां कहलाती है। विस्तार चूरू, सीकर, झुंझुनू, डिडवाना कुचामन का उत्तरी भाग। डिडवाना कुचामन नया डिस्ट्रिक्ट बना है नागौर से हटके, तो डिडवाना कुचामन का उत्तरी भाग और आपके सीकर, चूरू, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू को क्या कहते हैं? आपके शेखावाटी कहते हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू को शेखावाटी कहते हैं और आपके सीकर, झुंझुनू को तोरावाटी कहते हैं। लेकिन डिडवाना कुचामन का उत्तरी भाग ऊपर ऐड कर लेते हैं, तो इस भौगोलिक प्रदेश का जो उपभाग है इसमें इसका उत्तरी भाग भी आता है, याद रखना। अंतः प्रवाह क्या है? यहाँ की नदियां कुछ दूरी तक बहकर समाप्त हो जाती है, जैसे कातली नदी है 100 किलोमीटर खंडेला की पहाड़ी से निकलती है और 100 किलोमीटर बहते हुए समाप्त हो जाती है। मेढा नदी है, अंतः प्रवाही नदी है। थली क्या है? थली, थली क्या है? तो मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग, जैसे औसतन जो मरुस्थल है उसका ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाएगा? आपके थली कहलाएगा, मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग। तो ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? चूरू में एक जगह है सरदार शहर, कौन सी जगह है? सरदार शहर, चूरू में। और आपके बीकानेर में सर्वाधिक थली पाई जाती है। थली का मतलब मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग, याद रखना, ये प्रश्न आ चुके हैं। जो भी शब्दावली पहले पढ़ी अपन ने, ठीक है, और ये पढ़ रहे हैं, ये थली, इस तरह के प्लाया, तल्ली, ये आपके एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। इस क्षेत्र में नदियां नहीं पाई जाती। जो आपके थली वाला क्षेत्र है वहां नदियां नहीं पाई जाती। सरदार शहर, चूरू और बीकानेर में थली पाई जाती है। थली का याद रखना, सरदार शहर, चूरू और बीकानेर नदियां नहीं पाई जाती। मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? आपके थली कहलाता है। ये शेखावाटी की संरचनाएं हैं, थली है, अंतः प्रवाह है, जोहड़ है। जोहड़ क्या होते हैं? जल भंडारण हेतु निर्मित पानी के कच्चे कुएं। जोहड़ पानी के कच्चे कुएं होते हैं। ये प्रश्न आ चुका है इस बार 2025 में, पूछा है इसको, आरपीएससी ने भी पूछा है ना। 2025 में जोहड़ याद रखना, जल भंडारण हेतु निर्मित पानी के कच्चे कुएं। पानी के कच्चे कुएं। सर क्या होते हैं? सर तालाब को ही बोला जाता है ना। सर क्या होते हैं? सर तालाब को बोला जाता है। मानसून के समय निर्मित अस्थायी तालाब। अस्थायी तालाब है, स्थायी नहीं होते, ठीक है। मानसून के समय बनते हैं ये तालाब, बरसात के जल को संरक्षित करते हैं। तो याद रखना, मानसून के समय में निर्मित अस्थायी तालाब क्या कहलाते हैं? सर कहलाते हैं, ठीक है। रन क्या होते हैं? लवणीय गर्त या लवणीय झीलें क्या कहलाती है? रन कहलाती है। जैसे ताल छापर चूरू, क्या है? ताल छापर चूरू। ताल छापर चूरू क्या है? ताल छापर झील है आपके चूरू में। ताल छापर झील कहाँ है? आपके चूरू में है, याद रखना। लवणीय गर्त या लवणीय झीलें, है ना, ये रन है। बीड़ क्या होती है? बीड़ होती है चारागाह भूमि, सर्वाधिक विकास है इसका झुंझुनू में। तोराबाटी होता है सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र को तोराबाटी कहते हैं। तो याद रखना, जोहड़ क्या है? पानी के कच्चे कुएं जोहड़ है ना, याद रखना, पानी के कच्चे कुएं जोहड़ है। बरसात के जल को रोकने के लिए अस्थायी तालाब बनते हैं, सर कहलाते हैं, है ना। रन क्या है? रन होती है दलदली भूमि, ये लवणीय गर्त होते हैं, है ना। जैसे ताल छापर चूरू में लवणीय भूमि है। ताल छापर को क्यों पढ़ रहे रन में अपन, बाकी रन नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये जो शेखावाटी वाला अंतर्प्रवाह क्षेत्र अपन इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। बीड़ क्या होती है? शेखावाटी क्षेत्र में चारागाह भूमि। इन सबके आगे आप शेखावाटी लगा सकते हो, है ना, कि चारागाह भूमि शेखावाटी क्षेत्र में विस्तृत चारागाह भूमि क्या कहलाती है? बीड़ कहलाती है। सर्वाधिक झुंझुनू में पाई जाती है। बीड़ सर्वाधिक झुंझुनू में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ना। याद रखना, सर याद रखना, जोहड़ आपको याद रखने हैं।
उसके बाद में है नागौरी उच्च भूमि। क्या है? नागौरी उच्च भूमि है। नागौरी उच्च भूमि का विस्तार है नागौर, डिडवाना, कुचामन तथा अजमेर में। नागौर में है, डिडवाना कुचामन में है, अजमेर में है। ये याद रखना, नागौरी उच्च भूमि का विस्तार पाया जाता है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 300 मीटर से 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, और इसको आरपीएससी 2025 में पूछ चुकी है। ठीक है, आरपीएससी ने 2025 में एक प्रश्न पूछा है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न था एक्चुअली। तो स्टेटमेंट में आपसे पूछा था कि नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है, तो वो स्टेटमेंट सही था, है ना। यहाँ से आपका प्रश्न आ चुका है, आगे भी आएगा। बांगर प्रदेश, मेनली बांगर प्रदेश कौन सा है? जो आपके अरावली का पश्चिमी भाग है। ठीक है, अरावली का पश्चिमी भाग बांगर प्रदेश कहलाता है। जो अर्धशुष्क मरुस्थल है उसे बांगर प्रदेश कहा जाता है। लेकिन याद रखना, ये जो नागौरी उच्च भूमि है इसे भी आपके बांगर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक लवणीय झीलें पाई जाती हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस क्षेत्र में पाई जाएगी? नागौरी उच्च भूमि में पाई जाएगी, है ना, याद रखना। माइका शिष्ट चट्टाने लवणीय झीलों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। माइका शिष्ट चट्टाने क्या होती है? धरातल के नीचे माइका शिष्ट चट्टाने पाई जाती है। धरातल के नीचे, जैसे ये माइका शिष्ट चट्टाने हैं। कौन से चट्टाने हैं? माइका शिष्ट चट्टाने, है ना। माइका शिष्ट चट्टाने हैं, ये धरातल के नीचे पाई जाती है। ये धरातल है, ठीक है। ये क्या है? ये सतह है, धरातल है ना। तो इसके नीचे माइका शिष्ट चट्टाने पाई जाती है। अब यदि वर्षा जल होता है ना, यदि जैसे ये बादल है, ये बादल है और वर्षा होती है, वर्षा होती है ना, बरसात का पानी आएगा। अब पानी एक सीमा तक तो नीचे रिसाव हो जाएगा पानी का, है ना। धरातल पर पानी आया और एक लिमिट तक उसका रिसाव होएगा, सीमा तक उसका रिसाव हो जाएगा। लेकिन ज्यादा बारिश हुई, यदि ज्यादा बारिश हुई तो जो कि माइका से चट्टान धरातल में है, अब चट्टानों से नीचे पानी थोड़ी जाता है, बहुत कम रिसाव होता है। चट्टानों से नीचे पानी का बहुत कम होता है रिसाव, है ना। तो ठीक है, तो अधिक वर्षा हुई तो पानी का रिसाव यहाँ तक हो जाएगा। ये जो भूभाग है आपके धरातल से और माइका से चट्टानों के मध्य में आपके पानी जमा हो जाएगा। उससे नीचे तो पानी नहीं जा रहा ना, क्योंकि चट्टाने हैं। अब ये जो चट्टाने होती है, जब पानी आएगा तो यहाँ से आपके लवण ऊपर आ जाते हैं। क्या आ जाएंगे? लवण। जो चट्टाने हैं, चट्टाने माइका से चट्टाने होती है, लवणी चट्टाने हैं, तो यहाँ से लवण धरातल पर आ जाएंगे। और लवण धरातल पर आ जाएंगे तो उस पानी को कैसा कर देंगे? खारा पानी कर देंगे। ठीक है, तो पानी खारा हो जाएगा, इसका मतलब लवणीय झील या लवणीय गर्त का निर्माण हो जाएगा। तो ये बातें याद रखना, माइका शीर्ष चट्टाने होती है, लवणीय झीलें हैं, इसके लिए उत्तरदायी है। सर्वाधिक लवणीय झीलें नागौरी उच्च भूमि में पाई जाती है। बांगर प्रदेश इसे कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि 300 मीटर से 500 मीटर औसत ऊंचाई, क्योंकि प्रश्न ने पूछ लिया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। पहला क्या है? इस क्षेत्र में माइका शीर्ष चट्टाने हैं, बांगर प्रदेश कहा जाता है। बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी पाई जाती है। अब बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी क्या होती है? इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा फ्लोराइड पाया जाता है। फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस बीमारी होती है। ठीक है, खारे पानी के कारण कौन सी बीमारी होती है? फ्लोरोसिस बीमारी होती है। तो वहां के लोगों के कुबड़ निकल आती है, पीछे कुबड़ दिखती है लोगों के, तो कुबड़ निकल आती है फ्लोराइड के कारण, फ्लोरोसिस बीमारी के कारण कुबड़ निकल आती है। इस कारण इस रीजन को, जो कौन सा क्षेत्र है आपके नागौर से अजमेर के मध्य का जो क्षेत्र है, उसे कुबड़ पट्टी नाम दे दिया गया है, बांका पट्टी नाम दे दिया गया। ठीक है, समझने वाली बात है कि इस क्षेत्र में फ्लोराइड की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। फ्लोराइड की अधिकता के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है, कुबड़ निकल आती है, याद रखना। इसी कारण इसका नाम क्या है? कुबड़ पट्टी है ना। नागौर से अजमेर तक का बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी का विस्तार है, इस बात को याद रखना। यहां से आपका प्रश्न काफी बार पूछा है, आपको इसको याद रखना है। उसके बाद में है लूनी बेसिन या गौड़वाड़ बेसिन। लूनी बेसिन या गौड़वाड़ बेसिन, इसका उपनाम है लूनी जवाई बेसिन। जो लूनी बेसिन है या गौड़वाड़ बेसिन है, इसे क्या कहा जाता है? इसे आपके लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है, याद रखना। विस्तार की बात करें तो जोधपुर, पाली, जालोर, बालोतरा, दक्षिणी बाड़मेर, आंशिक सिरोही का हिस्सा आपके लूनी बेसिन में आता है। लूनी बेसिन या गौड़वाड़ बेसिन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लूनी जवाई बेसिन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि लूनी जवाई बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा है। तो याद रखना, जो आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका हिस्सा है, याद रखना इसको। डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिए, जोधपुर, पाली, जालोर, बालोतरा, दक्षिणी बाड़मेर और आंशिक सिरोही इसमें आता है। अब यहाँ की कुछ संरचनाएं हैं, जैसे रन, टाट या डांड। ये क्या होती है? अपने नबी देखा था, ताल छापा रन देखा था चूरू में, है ना, शेखावाटी अंतर प्रवाह में। तो रन, टाट या डांड क्या होते हैं? ये लवणीय भूमि होती है, लवणीय झीलें होती है, लवणीय भूमि होती है जो दलदली होती है।
दलदली लवणीय भूमि रन, टाट या डांड कहलाती है। अब दलदली है, इसका मतलब वहां पानी पाया जाता है। जैसे नेहर रन, नेहर रन कहाँ पाया जाता है? सांचौर में। नेहर रन कहाँ है? सांचौर में है। ठीक है, सांचौर कहाँ है? जालौर में। यहाँ लवणीय पादप भी पाए जाते हैं। नेहर रन सांचौर में है, ये काफी बार पूछ लिया गया है। नेहर रन सांचौर में है, यहाँ लवणीय पादप पाए जाते हैं। बात करें सर्वाधिक लवणीय पादप की, तो बालोतरा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? बालोतरा में सर्वाधिक लवणीय पादप पाए जाते हैं, इस बात को याद रखना। बालोतरा में सर्वाधिक लवणीय पादप पाए जाते हैं। ठीक है, नेहर रन सांचौर में स्थित है, लवणीय पादप पाए जाते हैं। रन, टाट या डांड क्या होते हैं? लवणीय दलदली भूमि होती है। ठीक है, लूनी जवाई बेसिन, लूनी बेसिन को कहते हैं, या इसे गोडवाल प्रदेश भी कहते हैं। तो ये जो चार भौगोलिक प्रदेश थे आपके, कौन सा? ये जो आपके अर्धशुष्क मरुस्थल है, तो इसके चार उपभाग है आपके। घग्गर का मैदान हो गया, ठीक है, शेखावटी निम्न भूमि होगी, नागौरी उच्च भूमि होगी, और लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन हो गया। ये चार उपभाग है, चारों को याद रखने भाई, यहाँ से आ जाता है कभी कभी वन लाइनर में प्रश्न पूछ लेती है आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड। लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी निम्न भूमि, जिसे अंतर प्रवाही क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, ये चार उपभाग है। तो अपन ने अभी तक क्या क्या देखा है? अपन ने देखा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में क्या था आपके? एक है आपके शुष्क मरुस्थल, और दूसरा है आपके ये वाला अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये दो क्षेत्र अपने देख लिए। शुष्क मरुस्थल के दोनों भाग देख लिए, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है, बालू का स्तूप के प्रकार देख लिए। ये है आपके अर्धशुष्क मरुस्थल। तो अर्धशुष्क मरुस्थल के चार उपभाग है, चारों भाग अपने देख लिए। घग्गर मैदान, शेखावाटी निम्न भूमि, नागौरी उच्च भूमि और लूनी जवाई बेसिन। अब है आपके जो अरावली से पश्चिम में या अरावली के उत्तर पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस क्षेत्र में कुछ कुछ अन्य संरचनाएं भी पाई जाती है, जैसे बालसन है ना, बाप बोल्डर किले है। तो जो अन्य संरचनाएं पाई जाती है उसको देख लेते हैं एक बार। उसके बाद में अगली क्लास में अपन अरावली से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? अरावली से। ठीक है, महत्वपूर्ण मरुस्थलीय संरचनाएं हैं, जैसे पिलाया या तल्ली। पिलाया या तल्ली क्या होती है? जैसे ये दो बालू का स्तूप है, मरुस्थल में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो दो बालू का स्तूप है उसके मध्य में, ठीक है, याद रखना, मरुस्थल में बने लवणीय गर्त है, ये बालू का स्तूपों के मध्य पाए जाते हैं। जैसे ये क्या है आपके? ये है बालू का स्तूप, ये भी बालू का स्तूप है, इनके मध्य में लवणीय गर्त है। ठीक है, बारिश हुई, पानी हुआ, पानी के कारण लवणीय गर्त बन जाते हैं। लवणीय गर्त या लवणीय झीलें बन जाती है ना, इसको झील भी कह सकते हैं। लवणीय गर्त या लवणीय झीलें बन जाती है, इसे पिलाया या तल्ली कहते हैं। तो पिलाया या तल्ली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? जैसलमेर में है। इंपॉर्टेंट है, खड़ीन अभी पूछ लिया था, शायद वीडियो का एग्जाम था जहां पे खड़ीन पूछा था। सर्वाधिक खड़ीन पाई जाती है। ठीक है, तो याद वो प्रश्न ऐसा था कि सर्वाधिक खड़ीन प्रकार की कृषि की जाती है। तो खड़ीन खेती कौन सी होती है? जो पालीवाल ब्राह्मण करते हैं, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में, उसे कौन सी कृषि कहेंगे? खड़ीन कृषि कहेंगे। खड़ीन खेती की जाती है आपके, खड़ीन कृषि की जाती है आपके जैसलमेर में सर्वाधिक। तो याद रखना, प्लाया या तल्ली लवणीय गर्त होते हैं, बालू का स्तूपों के मध्य में स्थित लवणीय गर्त क्या कहलाते हैं? प्लाया या तल्ली कहलाते हैं। सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर में है। ठीक है, सर्वाधिक विस्तार कहाँ है इसका? जैसलमेर में है, याद रखना। लवणीय गर्त क्या है? दो बालू का स्तूपों के मध्य में लवणीय झीलें बन जाती है, उसे क्या कहेंगे? लवणीय गर्त कहेंगे। ये क्या होती है? तल्ली या पिलाया, तल्ली या पिलाया इसे कहते हैं, याद रखना। एक बार वापस से साफ सा चित्र बना देता हूं मैं। ये बालू का स्तूप है, ठीक है, क्या है आपके? बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। ठीक है, अब इसके मध्य में आपके क्या बना दिया मैंने? यहां आपके बन गई लवणीय गर्त। ठीक है, पिलाया या तल्ली, पिलाया या तल्ली बन गई। तो ये याद रखना है, पिलाया तल्ली क्या होती है। ठीक है, दो बालू का स्तूप के मध्य में बने लवणीय गर्त पिलाया या तल्ली कहलाते हैं। दूसरा है खड़ीन, वर्षा जल संरक्षण की विधि है, पालीवाल ब्राह्मण यहाँ खेती करते थे। जैसे यहाँ आपके कोई इन्होंने संरचना बनाई, जलीय संरचना बनाई, जलीय संरचना बनाई। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें बरसात का जल रोका गया, बरसात जल रोका गया। बरसात के जल को रोकने की परंपरागत विधि है, ये याद रखना, परंपरागत विधि है। खड़ीन क्या है? बरसात के जल को रोकने की, पश्चिमी राजस्थान में बरसात के जल को रोकने की परंपरागत विधि कौन सी है? खड़ीन है। ठीक है, कौन सी है? खड़ीन, याद रखना भाई, खड़ीन याद रखना। बरसात के जल को रोकने वाली परंपरागत विधि कौन सी है? खड़ीन है। खड़ीन होते हैं आपके झील नुमा संरचना होती है जो बनाई जाती है, पालीवाल ब्राह्मण इसका निर्माण करते हैं।
क्योंकि वहां पर ये ज्यादा रहते हैं इसलिए, है ना। तो पालीवाल ब्राह्मण वहां ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर इस भूमि को, जो बरसात का जल होता है उसे रोकते हैं। अब बरसात का जल यहाँ पर रोका, पर वो पानी खत्म हो गया, तो वह भूमि जहां बरसात का जल रोका गया था, पानी खत्म हो गया, अब उसमें जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है, मरहो। आगे देखेंगे तो मरहो कहलाती है। अभी इतना याद रखना है कि खड़ीन क्या है, खड़ीन है परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की तकनीक। क्या है, परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की विधि है खड़ीन, याद रखना। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। पिलाया तल्ली क्या है, दो बालू का स्तूपों के मध्य में निर्मित लवणीय गर्त क्या होते हैं, आपके आपके पिलाया तल्ली होते हैं। खड़ीन जरूर नहीं बालू का स्तूपों के मध्य में हो, याद रखनी है। पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित आपके क्या होती है, जलीय संरचना क्या कहलाएगी, खड़ीन कहलाएगी, ये याद रखनी है। पीवड़ा क्या है, पीवड़ा जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पीवड़ा या पीला, तो पीले रंग के सांप की प्रजाति है जो कि अत्यधिक विषैला होता है, सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। पीवड़ा, खड़ील, प्लाया, तल्ली सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। धोरे या उर्मिका, है ना, धोरे सॉरी, धोरे धरियन क्या होते हैं, कि जलीय संरचनाएं होती है। आपको धोरे या उर्मिका याद रखना है। धोरे लहरदार बालू का स्तूप होते हैं जो सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं, लहरदार बालू का स्तूप। ठीक है, इस तरह के लहरदार बालू का स्तूप कौन से होते हैं, धोरे। ठीक है, लहरदार बालू का स्तूप कौन से होते हैं, धोरे। और समानांतर बालू का स्तूप कौन से होते हैं, धरियन। ठीक है, ये भी सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं, तो याद रखना सर्वाधिक धोरे धरियन कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में। सर्वाधिक खड़ीन कृषि जैसलमेर में, सर्वाधिक तल्ली या पिलाया जैसलमेर में, लहरदार बालू का स्तूप धोरे कहलाते हैं या उर्मिका कहलाते हैं। नेक्स्ट है बालसन। बालसन क्या होता है, जैसे ये जलीय संरचना है, झील है, पानी भरा हुआ है, झील है। अब ये झील कहाँ बनी, जहां चारों तरफ पहाड़ होंगे, चारों तरफ यदि पहाड़ है और वहां झील का निर्माण हुआ, पहाड़ है, पहाड़िया है, वहां झील का निर्माण हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, बालसन। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बालसन का उदाहरण कौन है, सांबर झील। सांबर झील है, उसके चारों तरफ पहाड़ पाए जाते हैं। ठीक है, पहाड़िया है, तो मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जलीय संरचना जिसके चारों ओर पहाड़ हो क्या कहलाती है, बालसन। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जलीय संरचना जिसके चारों ओर क्या हो, पहाड़ हो, आपके बालसन कहलाती है। बालसन का उदाहरण है आपके सांबर झील, याद रखना है। अब है नखलिस्तान या मरु उद्यान, सेम ऐसा ही टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि आपके जलीय संरचना है, पानी है ना। अब जल होगा तो वहां पे क्या होगी, वनस्पति होगी। तो चारों तरफ यदि वनस्पति विकसित हो गई, क्या हो गई, वनस्पति विकसित हो गई, वनस्पति विकसित हो गई, पेड़ पौधे विकसित हो गए। अब दूर से देखोगे ना आप, तो जो जलीय संरचना है छोटी सी, उसके चारों तरफ कुछ वनस्पति विकसित हुई है, तो वो कैसी दिखती है, मरु उद्यान जैसी, कि मरुस्थल में उद्यान बन गया। ठीक है, जैसे कहीं पूरा मरुस्थल है ना, ये पूरा भाग मरुस्थल का है, यहाँ आपके एक छोटा सा झील है माना कि, उसके चारों तरफ वनस्पति का विकास हो गया, तो दूर से देखने पे कैसे दिखाई देगी, कि यार मरुस्थल में उद्यान बन गया, मरुस्थल में बगीचा बाग बन गया। ठीक है, तो नाम याद रखना, नाम है मरु उद्यान। इसे अलग नाम से भी जाना जाता है, वो है नखलिस्तान। नखलिस्तान क्या होता है, मरु उद्यान ही होता है। ठीक है, तो याद रखना, यदि मरुस्थलीय क्षेत्र में आपके जलीय संरचना के चारों ओर वनस्पति विकसित हो जाए तो आपके नखलिस्तान कहलाती है। यदि जलीय संरचना के चारों ओर पहाड़ हो, जलीय संरचना के चारों ओर पहाड़ हो, तो क्या कहलाएगी, बालसन। उदाहरण क्या है, सांबर झील। यदि जलीय संरचना के चारों ओर वनस्पति विकसित होगी, पहाड़ नहीं है, तो क्या कहलाएगा, नखलिस्तान या मरु उद्यान कहलाएगा। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, कोलायत झील बीकानेर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से नखलिस्तान का उदाहरण है। 4-5 झीलें दे दी ऑप्शन में, तो नखलिस्तान का उदाहरण कौन सा है, कोलायत झील है, घड़सीसर झील जैसलमेर में है, और खिम्सर झील नागौर में है। कोलायत, घड़सीसर, खिम्सर, ये कुछ झीलें हैं जो नखलिस्तान का उदाहरण है, मरु उद्यान का उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखना, बालसन में और मरु उद्यान में कंफ्यूज नहीं होना है। बालसन का मतलब है झील के चारों तरफ पहाड़ है, और नखलिस्तान का मतलब है झील के चारों और आपकी वनस्पति विकसित हो चुकी है। नेक्स्ट है आकलवुड फॉसिल पार्क। क्या है आपके, आकलवुड फॉसिल पार्क है नेक्स्ट आपके। तो आकलवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है, जैसलमेर में है, और जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसी में स्थित है आपके आकलवुड फॉसिल पार्क। कहाँ है, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है आपके, राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। यहाँ भारत या राजस्थान के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष, ये याद रखना भैया ना, काफी बार पूछा गया है, जो कि किस काल के हैं, जुरासिक काल के हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। यहाँ जुरासिक काल के लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं। कौन से काल के, जुरासिक काल के लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं, जो कि भारत के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष है। ठीक है, भारत के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष है, या राजस्थान के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष कहाँ पाए जाएंगे, आकलवुड फॉसिल पार्क में।
ठीक है। मरहो जिसकी मैं बता रहा था आपको, मरुस्थलीय प्रदेश में तल्ली या प्लाया का जल सूखने के बाद में, ठीक है, कैसे था, तल्ली या प्लाया क्या होती है, बालू का स्तूपों के मध्य की भूमि तल्ली या प्लाया होती है, ठीक है, वहां बरसात का जल आ गया। अब ये जो जल है ये सूख जाएगा, मरुस्थल में गर्मी ज्यादा पड़ती है ना, टेम्परेचर हाई होता है, ये पानी सूख गया। यहाँ पे क्या है, तल्ली या प्लाया, बालू के स्तूपों के मध्य में तल्ली या प्लाया बनती है। अब तल्ली का पानी सूख गया तो ये भूमि उपजाऊ हो जाएगी। बरसात के जल आपने वहां पर रोका, अब वो पानी सूख गया, तो बरसात के जल के कारण ये जो भूमि है जहां पे आपके रोका गया है, जैसे इतना क्लोज नहीं होती, ये बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप है, ठीक है, यहाँ आपके तल्ली या पिलाया है जहां पे आपने बरसात का जल रोका है। अब ये पानी सूख गया, पानी सूख गया तो ये जो भूमि है, ठीक है, क्योंकि बरसात के जल से बनी है तो ये भूमि उपजाऊ हो जाती है। उपजाऊ हो गई तो ये जो भूमि इसमें खेती की जाती है आपके, तो ये भूमि क्या कहलाती है, मरहो। तल्ली या प्लाय का जल सूखने के बाद में निर्मित उपजाऊ भूमि क्या कहलाएगी, मरहो कहलाएगी। याद रखना भैया ना, वहां की भूमि उपजाऊ हो जाती है जिसे मरहो कहा जाता है, ठीक है। ये नया शब्द है, आमतौर पर लोग सुनते नहीं है इस नाम को, तो मरहो याद रखना। आकलवुड फॉसिल पार्क आपको याद रखना है। उसके बाद में है जलपट्टी या लाठी सीरीज। क्या है, जलपट्टी या लाठी सीरीज। तो जलपट्टी क्या होती है, जैसे एक जलपट्टी है आपके 60 किलोमीटर, इस जलपट्टी की लंबाई है। राजस्थान की पहली जलपट्टी कौन सी है, मोहनगढ़ से पोखरण तक। कहां से कहां तक है, पोखरण कहां है आपके, जैसलमेर में, ठीक है, पोखरण कहां है, जैसलमेर में। यहां से आपके मोहनगढ़, मोहनगढ़ कहां है, ये भी जैसलमेर में है। तो जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य में 60 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत एक जलपट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जलपट्टी पाई जाती है, ठीक है। बांका पट्टी और कोबड़ पट्टी कहाँ थी, नागौरी उच्च भूमि में थी। वहां पे क्या था, फ्लोराइड की अधिकता थी। कंफ्यूज नहीं होना, जलपट्टी अलग है, जलपट्टी इसको बोलते हैं लाठी सीरीज। क्या बोला जाता है, लाठी सीरीज। अब लाठी सीरीज क्यों बोलेंगे, क्योंकि मैंने जो संरचना बनाई है ना, कुछ इस तरह बनाई है, लाठी के जैसी संरचना बनाई है, इसलिए लाठी सीरीज कहलाती है। ये जो क्षेत्र है 60 किलोमीटर का, ये जो क्षेत्र है, यहाँ आपके पानी जल की उपलब्धता है। अब जल कहां से आ गया, क्योंकि ये जो मार्ग है ये सरस्वती नदी का प्राचीनतम मार्ग है, सरस्वती नदी है, ठीक है। तो उसके जो पूरा मार्ग था, प्राचीन मार्ग है, तो उस मार्ग में जल की उपलब्धता है, तो इसके कारण यहाँ पर आपके पानी पाया जाता है। और यहाँ पे एक नलकूप है, चांदन नलकूप। क्या नाम है नलकूप का, चांदन नलकूप। तो चांदन नलकूप को क्या कहा जाता है, मरुस्थल का रेत का घड़ा, रेत का घड़ा, ये याद रखना। चांदन नलकूप है, यहां उसे रेत का घड़ा कहा जाता है, इस बात को याद रखना। मैंने इसमें लिखा नहीं है, फिर भी आप याद रखना। पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका विस्तार है। जलपट्टी या लाठी सीरीज 60 किलोमीटर में विस्तृत है। सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग से इसका निर्माण हुआ। यहाँ पर अब यहाँ पे अगर मरुस्थल में जल पाया जाएगा तो यहाँ पे सेवण घास का विकास है, ठीक है। कहीं भी यदि जल पाया जाता है तो वहां घास का विकास होता है। अब जैसलमेर में आपके यहाँ पे जल पाया गया, लाठी सीरीज के आसपास पानी है। अब पानी होगा तो वनस्पति का विकास होगा, तो इस क्षेत्र में सेवण घास का विकास अधिक हो गया। कौन सी घास का विकास हुआ, सेवण घास का। याद रखना, सेवण घास जो है जो गोडावण पक्षी है, तो गोडावण की शरण स्थली है सेवण घास, ठीक है। सेवण घास गोडावण की शरण स्थली है, इस बात को याद रखना। गोडावण की शरण स्थली है सेवण घास, याद रखना। इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है आपके, चांदन नलकूप पाया जाता है, ये याद रखना। चांदन नलकूप इस क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे मरु क्या कहते हैं आपके, मरुघड़ा, मरुस्थल का घड़ा कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहेंगे, जवाई बांध को कहेंगे, जो पाली में स्थित है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। मरुघड़ा किसे कहेंगे, चांदन नलकूप को, जो कहाँ है, इस जलपट्टी के मध्य में स्थित है। पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य में जो जलपट्टी है। अच्छा, राजस्थान में एक और जलपट्टी मिली है, कौन सी मिली भाई, बायतू बाड़मेर से सांचौर जालौर के मध्य में राजस्थान की दूसरी जलपट्टी पाई गई। प्रश्न आ चुका है, राजस्थान की दूसरी जलपट्टी कौन सी है, तो याद रखना, राजस्थान में 2 लाठी सीरीज है, 2 जलपट्टी है। एक है आपके बायतू बाड़मेर से सांचौर जालौर तक, दूसरी है पोखरण। पोखरण कहाँ है, जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य में ये स्थित है, ठीक है। तो याद रखना, दोनों जलपट्टी याद रखना, दोनों लाठी सीरीज आपको याद रखनी है भाई। उसके बाद में है रन, टाट या डांड। तीसरी बार ये शब्द आया है, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित दलदली व लवणीय भूमि कहलाती है। अब यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं इसको, कि महत्वपूर्ण रन देख लेते हैं राजस्थान के, जो पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। सर्वाधिक रन है आपके जैसलमेर में। सर्वाधिक रन कहाँ पाए जाएंगे, जैसलमेर में। रन मतलब टाट, टाट मतलब डांड, डांड मतलब रन, मतलब क्या होती है, ये दलदली भूमि होती है, लवणीय भूमि होती है। मरुस्थल में मैंने बताया आपको कि माइका से चट्टानों के कारण वो भूमि है वो लवणीय हो जाती है,
ठीक है। सेम की समस्या के कारण दलदली हो जाती है। तो इस तरह का जो रन है आपके वो सर्वाधिक जैसलमेर में देखे गए। जैसलमेर में कौन कौन से है महत्वपूर्ण है, पोखरण और भाकरी रन। कौन सा है, पोखरण और भाकरी रन। चूरू में कौन सा है, पणिहारी रन और ताल छापर रन। ताल छापर अपन ने देखा था अभी जब रन देख रहे थे शेखावटी उच्च भूमि में, माफ करना शेखावटी निम्न भूमि में, है ना। तो ताल छापर रन है। फलौदी में कौन सा है, बाप रन और फलौदी रन, ठीक है। बड़ोदरा में है थोब रन। बाड़मेर में है रेडाना रन। बाड़मेर में कौन सा है, बाड़मेर में है रेडाना रन, याद रखना भाई। बाड़मेर में रेडाना रन है, बालोतरा में थोब रन है, फलौदी में बाप रन है, ठीक है। ये याद रखनी है भाई, यहां से आपका प्रश्न आएगा एग्जाम में, पहले भी आ चुका है यहां से आपके, तो इसे याद रखना है, ठीक है। बालोतरा में कौन सा है, बालोतरा में है थोब रन, ठीक है। बालोतरा में थोब रन है। बाड़मेर में कौन सा है, बाड़मेर में कौन सा है, रेडाना रन, ठीक है। जैसलमेर में कौन सा है, जैसलमेर में कौन सा है आपके, एक है पोखरण और दूसरा है भाकरी रन, भाकरी रन, ठीक है, ये याद रखना है। चूरू में कौन सा है, चूरू में है पणिहारी रन, पणिहारी रन और ताल छापर रन, ताल छापर रन, ये कहाँ है, ये चूरू में है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा बचा है आपके, फलौदी हो गया, बाप रन, और फलौदी में कौन सा है, फलौदी में है बाप रन और दूसरा कौन सा है, फलौदी रन। तो ये रन याद रखना भाई, यहां से एग्जाम में आपके प्रश्न आता है। नेक्स्ट है उसके बाद में कारबा मार्ग। कारबा मार्ग क्या होता है, ठीक है, कारबा मार्ग या गासी, ये याद रखना। रेखीय बालू का स्तूपों के मध्य में स्थित निम्न भूमि कारबा मार्ग, जैसे ये रेखीय बालू का स्तूप है, कौन सा बालू का स्तूप है भाई, ये रेखीय बालू का स्तूप है, ठीक है, रेखीय बालू का स्तूप है ये। अब इनके मध्य में जो भूमि है ये कौन सी भूमि कहलाएगी, गासी या कारबा मार्ग, ठीक है। कारबा मार्ग या गासी क्या कहलाती है, बालू का स्तूपों के मध्य में स्थित निम्न भूमि। भाई आ सकता है एग्जाम में, नया शब्द है गासी, याद रखना। मरहो अपन ने देखा था, ठीक है, कि तल्ली पलाया का जल सूख जाता है और सूखने के बाद में, तल्ली पलाया का जल सूखने के बाद में जो उपजाऊ भूमि बचती है उसे मरहो कहते हैं, ठीक। गासी याद रखना है कि रेखीय बालू का स्तूप के मध्य में स्थित निम्न भूमि क्या कहलाती है, गासी कहलाती है। एक है बाप बोल्डर किले, ठीक है, बाप बोल्डर किले, बाप फलौदी में अभी देखा है। हिमनद ग्लेशियर के अवसाद पाए जाते हैं, ठीक है। बाप बोल्डर किले क्या है, ये किले मतलब मिट्टी, तो बाप बोल्डर किले कौन सी मिट्टी है, जो हिमनद या ग्लेशियरों के अवसादों से बनी थी। काल कौन सा है, समय कौन सा है, परमो कार्बोनिफेरस काल, ठीक है। ठीक वैसे ही एक नाम है भादुरा बालूकास्म, ठीक है। भादुरा बालूकास्म कहाँ पाए जाते हैं, भादुरा जोधपुर में पाए जाते हैं। इसमें यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं। काल कौन सा है, परमो कार्बोनिफेरस काल, कौन सा काल है, परमो कार्बोनिफेरस काल, दोनों याद रखना। भादुरा बालू के स्कुम भादुरा जोधपुर में है, क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, परमो कार्बोनिफेरस काल के जीवाश्म पाए गए, ठीक है। बाप वोल्डर किले कहाँ है, बाप फलौदी में है। हिमनद और ग्लेशियर के अवसाद कहाँ पाए जाते हैं, हिमनद और ग्लेशियर के अवसाद राजस्थान में कहाँ पाए गए, बाप वोल्डर किले कहाँ पाए गए, फलौदी में, ठीक है। बाप फलौदी में हिमनद ग्लेशियर के अवसाद पाए गए, कौन से काल के थे, परमो कार्बोनिफेरस काल के थे। भादुरा बालूकास्म के अवसाद कहाँ पाए गए, इसके जीवाश्म कहाँ पाए गए, भादुरा जोधपुर में पाए गए, कौन से समय के थे, परमो कार्बोनिफेरस समय के थे, ठीक है। भादुरा बालू का कौन से समय के हैं, परमो कार्बोनिफेरस। बाप बोल्डर किले कौन से समय के हैं, परमो कार्बोनिफेरस। लोकेशन याद रखना, बाप फलौदी है, उधर है आपके, दूसरा है भादुरा जोधपुर, यहाँ हिमनद और ग्लेशियर के अवसाद पाए गए। राजस्थान में लकड़ियों के अवसाद कहाँ पाए गए, ठीक है, आपके जो अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है, आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। कौन से काल के पाए गए लकड़ी के अवशेष, जुरासिक काल के, ठीक है। तो याद रखना जुरासिक काल के तो लकड़ी के अवशेष पाए गए, जुरासिक काल के आपके लकड़ी के अवशेष पाए गए थे, है ना। और आपके हिमनद और ग्लेशियर कौन से काल के पाए गए, परमो कार्बोनिफेरस काल के, ठीक है। तो ये याद रखने हैं। इसमें अपना ये हो चुका अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, कौन सा, ये वाला हिस्सा। 4 भौगोलिक प्रदेश है इसमें से अपन ने, बाकी अपन कल देख लेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ये अपन ने पढ़ा है कि किस तरह के 2 भाग है, जैसे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है और उसके बाद में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यहाँ कौन सी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसके मध्य में क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थल है और इसके पश्चिम में क्या है, शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। तो ये याद रखना भाई,
यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं जो अपन ने थ्योरी ली है या फिर जो आपके कंटेंट लिया है। आपने देखा होगा कुछ चीजें हैं जो नई नई चीजें हैं, तो ये आपके अधीनस्थ बोर्ड की जो डिमांड है या फिर आरपीएससी की जो डिमांड है कि आप मूल सोर्स पढ़े। तो राजस्थान अध्ययन है, आरबीएससी की बुक्स है, सरकारी सोर्स है, सरकारी जो अभी अधीनस्थ बोर्ड ने या फिर आरपीएससी ने पेपर लिए हैं उनको कवर करते हुए, ये आपके जो निगरानी अकादमी की बुक्स है उन्हें कवर करते हुए आपके साथ में एक कंटेंट साझा किया गया है। ठीक है, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना आप। नवीक एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं। अच्छा, एक और न्यूज है आपके लिए कि अपन की जो सीरीज है नेक्स्ट लेवल सीरीज जिसमें अपन क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको जरूर देखना। ठीक है, धन्यवाद।